फिल्म की शुरुआत हमें दो लड़कियों से मिलवाकर होती है। हम एक दृश्य देखते हैं जहां एक लड़की का अपहरण किया जा रहा है और उसे जबरदस्ती कार में बिठाया जा रहा है, जबकि झिमली नाम की एक छोटी बच्ची अपहरणकर्ताओं पर पत्थर फेंक रही है। छोटी बच्ची बार बार दूसरी लड़की को दीदी कहकर बुला रही है। अंत में हम देखते हैं कि अपहरणकर्ता झिमली को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर दृश्य रात के समय सुंदरबन के इलाके में बदल जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ नक्सली कई लड़कियों को पानी के रास्ते ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को रोकने के लिए अंडरकवर ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय, रानी मुखर्जी हस्तक्षेप करती हैं। उनके और अपराधियों के बीच एक जबरदस्त शारीरिक लड़ाई होती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शिवानी का एंट्री सीन पुष्पा में अल्लू अर्जुन की एंट्री जितना ही दमदार है। इस दृश्य के जरिए हमें दिखाया जाता है कि शिवानी शिवाजी रॉय वही निडर अधिकारी हैं जो किसी भी अपराध को होते देख शांत नहीं बैठ सकती। वो भेष बदलकर हर जगह जाती हैं, अक्सर बिना किसी बैकअप के, और अकेले ही दुश्मनों का सामना करती हैं। ये फिल्म के पहले प्लॉट की नींव रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है। सुंदरबन ऑपरेशन में सफलता के बाद उन्हें एक नया केस सौंपा जाता है। अपहरण के पीछे का सच सामने आता है। मिस रूहानी नाम की लड़की, जिसे शुरू में अपहरण किया गया था, दरअसल तुर्की में तैनात हमारे विदेशी राजदूत की बेटी है। वो झिमली के साथ खेल रही थी जिसके पिता वहां काम करते थे। दोनों बच्चियां इतनी घुल मिल गई थी कि उनमें फर्क करना मुश्किल था, क्योंकि उनका आपस में गहरा लगाव था। शिवानी को उनके निडर ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ये केस सौंपा जाता है और उन्हें एक एनआईए की टीम दी जाती है। अधिकारी ये भी बताते हैं कि चूंकि एक विदेश मंत्री इसमें शामिल हैं, इसलिए इसमें आतंकी कनेक्शन हो सकता है। हालांकि शिवानी किसी भी आतंकी कनेक्शन होने पर संदेह जताती है, ये नोट करते हुए कि दोनों लड़कियां साधारण गांव के बैकग्राउंड और मामूली घरों से लगती हैं। वो ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि अपहरणकर्ता, जो कि पेशेवर थे, उन्होंने अभी तक कोई फिरौती रैंसम की कॉल नहीं की थी, जो कि अजीब था अगर वे पीड़ित की पहचान जानते होते। फिर शिवानी खुद बुलंदशहर में उस जगह का दौरा करती हैं जहां अपहरण हुआ था। वो स्थानीय अधिकारियों से मिलती हैं और पुलिस कुत्तों के साथ गहराई से जांच करती हैं। इस जांच के दौरान उन्हें सबूत मिलते हैं कि झिमली ने रूहानी को बचाने के लिए काफी कोशिश की थी, क्योंकि हर जगह उसके निशान पाए गए थे। इन अहम सबूतों को, जिन्हें स्थानीय पुलिस समझने में नाकाम रही थी, शिवानी ने सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया। उनका अगला कदम साफ था। अगर कोई स्पष्ट सुराग नहीं थे और अपराधी पेशेवर थे, तो उन्हें बच्चों की पहचान और संभावित फिरौती की कीमत का पता लगाना था। ये जरूरी था, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस में आमतौर पर एक बड़ा नेटवर्क शामिल होता है। अपहरणकर्ता पहले बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं, जो आगे उन्हें अलग अलग रेट पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए बेच देते हैं, चाहे वो अंग तस्करी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो या अन्य गैर कानूनी गतिविधियां। शिवानी का मानना था कि अगर वे अपहरणकर्ताओं को बड़ी रकम का लालच दें, तो शायद वे लड़कियों की लोकेशन बता दें जिससे कोई सुराग मिल सके। जांच में एक पड़ोसी का पता चलता है जिसने दोनों लड़कियों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेहोश किया था और कार की सीटों में छुपाकर एक निर्धारित जगह पर पहुंचाया था। ये जगह अम्मा का अड्डा निकली, जो इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड थी। अम्मा हर बच्चे के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने को तैयार थी, लेकिन एक खास शर्त के साथ बच्चों की प्यूबर्टी, किशोरावस्था शुरू नहीं होनी चाहिए थी। उसका राइट हैंड आदमी ऐलान करता है कि वे और बच्चों को ले रहे हैं और प्रति बच्चा 10 लाख रुपए दे रहे हैं। रात के एक दृश्य में एक डॉक्टर दोनों लड़कियों का ब्लड टेस्ट करने आता है। नतीजों से पता चलता है कि झिमली का मासिक धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, जबकि रूहानी का शुरू हो चुका है। वे झिमली के लिए इसे नेगेटिव और रूहानी के लिए पॉजिटिव मानते हैं। हालांकि शिवानी अभी भी फिरौती की कॉल न आने से चिंतित है, जिसके चलते वो एक स्मार्ट रणनीति बनाती हैं और उसे लागू करती हैं। एक कमरे में हम डीजीपी और रूहानी के पिता को देखते हैं, जो बेहद परेशान हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या इस रणनीति से फिरौती की कॉल आएगी और उनकी बेटी बच जाएगी। शिवानी उन्हें भरोसा दिलाती है कि फिरौती की कॉल लाने का यही एकमात्र तरीका है। उनके गेम प्लान में मीडिया में खबर फैलाना शामिल है, जिसमें रूहानी के पिता 2 करोड़ का इनाम घोषित करते हैं उस शख्स के लिए जो उनकी बेटी से संपर्क करवाने में मदद करे या उसके ठिकाने के बारे में जानकारी दे। यह खबर गैंग के सदस्यों तक पहुंचती है, जो महसूस करते हैं कि वे अभी मिल रहे 10 लाख रुपए प्रति बच्चे के बजाय सीधे 2 करोड़ कमा सकते हैं। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जो अपराधियों के लालच और शिवानी की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बीच एक दिलचस्प टकराव पैदा करती है। गैंग के सदस्य उस जगह पर हमला करते हैं। इस दौरान कई लोगों को गोली मार देते हैं और रूहानी के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं। उनका मकसद साफ था, उन्हें 2 करोड़ रुपए का इनाम चाहिए था। उन्होंने अम्मा के ऑपरेशन के साथ ये जोखिम बड़ी रकम के लिए उठाया था, ये जाने बिना कि वे असल में किससे टकरा रहे हैं। फिर दृश्य बदलता है और अम्मा की असलियत की एक झलक दिखाई देती है। हम उसे एक छोटे मरे हुए बच्चे को कपड़ों में लपेटे हुए देखते हैं। वो एक छोटे कमरे में दाखिल होती है, जहां वो बच्चे को एक जवान लड़की को सौंपती है और बड़े ठंडेपन से शोषण के धंधे के बारे में बताती है। वह खुलासा करती है कि कैसे उसने लड़की को बचपन में ही वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था और अब वो नियमित रूप से ग्राहकों को छोटे बच्चों की सप्लाई करती है। हालांकि वो बेरहमी से कहती है कि इन ग्राहकों को बच्चों की देखभाल करना नहीं आता और उन्होंने इस बच्चे को ज्यादा अफीम खिलाकर मार दिया।
फिर वो लड़की को 2 साल की पेमेंट देती है और कहती है कि उसे पता है लड़की के गर्भ में एक और बच्चा पल रहा है, बस 3 महीने का। अम्मा मांग करती है कि पैदा होने के बाद उस बच्चे को भी धंधे के लिए दे दिया जाना चाहिए। माँ अपने आंसुओं के बीच 2 साल की पेमेंट लेने की बात स्वीकार करती है, लेकिन पूछती है कि अफीम की सप्लाई का क्या होगा। अम्मा लड़की की लत के बारे में जवाब देती है, कहती है कि उसने अभी छोड़ा नहीं है और उसे अफीम सप्लाई करना जारी रखती है। ये उसके ऑपरेशन की उलझी हुई नेटवर्किंग का खुलासा करता है। इस सिस्टम की दरिंदगी और गंदगी समझ से परे है। फिल्म में पूरी बारीकी से दिखाया गया है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और ये दलदल कितना गहरा है। दृश्य आगे बढ़ता है जब अम्मा को अपने एक भरोसेमंद आदमी का कॉल आता है जो उसे रूहानी की किडनैपिंग और उसके पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताता है। मुसीबतों को बढ़ाते हुए उन्हें पता चलता है कि केस की लीडिंग ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय है, जो अपने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जानी जाती है। ये खबर अम्मा को चिंता में डाल देती है, हालांकि वो अपना निडर रवैया बनाए रखती है। वो ऐलान करती है कि जो भी होगा उसे निपट लिया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें उन 4 अपहरणकर्ताओं से हिसाब बराबर करना होगा। शिवानी के प्लान के मुताबिक उन्हें अपहरणकर्ताओं का अपेक्षित कॉल आता है। शिवानी ने उन्हें पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि अपहरणकर्ता उन्हें डराने की कोशिश करेंगे और उन्हें निर्देश दिया था कि वे दी गई स्क्रिप्ट पर ही टिके रहें। किडनैपर की डिमांड फोन पर आती है। वे चाहते हैं कि फिरौती स्टेशन पर पहुंचाई जाए। सवाल ये रहता है कि आखिर कहां? किडनैपर स्टेशन पर एक खास बेंच बताता है। हालांकि जब पिता अपनी बेटी से बात करने की जिद करता है तो किडनैपर उसकी उंगली काटने की धमकी देता है और किसी भी बातचीत से इनकार कर देता है। वो जोर देता है कि बेटी फिरौती मिलने के बाद ही वापस की जाएगी। पिता सख्ती से कहता है कि जब तक वो अपनी बेटी से बात नहीं करेगा वो पैसे नहीं देगा। दृश्य स्टेशन पर शिफ्ट होता है जहां वे पहुंचते हैं। जब फिरौती की कॉल आती है, पिता फिर से अपनी बेटी से बात करने की मांग करता है। एक वीडियो कॉल अरेंज की जाती है जबकि शिवानी और उनकी पूरी टीम अंडरकवर रहती है। वीडियो कॉल के जरिए उन्हें पता चलता है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक बेंच पर बैठी है। हालांकि ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया गया था। अपहरणकर्ता उन पर कड़ी नजर रख रहे थे और पिता ने निर्देश के मुताबिक पैसे पहले ही रख दिए थे। अचानक एक अनाउंसमेंट स्टेशन पर खतरे की घोषणा करती है, जिससे अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। इस हंगामे में एक आदमी पैसे छीनकर भागने की कोशिश करता है। शिवानी उसका पीछा करती है और उसे गिराने में कामयाब होती है। आदमी चाकू निकालता है और शिवानी के हाथ पर वार करता है। हालांकि शिवानी आखिरकार उस पर काबू पा लेती हैं और उसे हिरासत में ले लेती हैं। हंगामे के दौरान एक दूसरा किडनैपर पैसों के साथ भाग गया था और छोटी लड़की को पार्किंग एरिया से ले जाया जा रहा था। एक लेडी कांस्टेबल उनका पीछा करती है, लेकिन वे उसके सिर पर वार करते हैं और अपनी गाड़ी में भाग जाते हैं। ये शिवानी के लिए पूरी तरह से नाकामी थी। पैसे और बच्चा दोनों चले गए। हालांकि उन्हें एक सुराग जरूर मिलता है। रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए अपहरणकर्ता से कड़ी पूछताछ होती है, लेकिन वो चुप रहता है। शिवानी मैडम आती हैं और रणनीति के साथ उससे बात करती हैं। उसे पॉक्सो, POCSO केस और पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करने के लिए हत्या की कोशिश के आरोपों के बारे में चेतावनी देती हैं। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड या मां से मिलने का या अपनी सजा कम करने के लिए सरकारी गवाह बनने का आखिरी मौका देती हैं। लड़का टूट जाता है और अम्मा के ऑपरेशंस के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि कैसे अम्मा एक रैकेट चलाती है, बच्चों को किडनैप करती है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करती है। खास तौर पर उन्हें टारगेट करती है जो बेहद गरीब परिवारों से हैं और पुलिस शिकायत नहीं करेंगे। इस बार उन्हें एक निश्चित उम्र के बच्चों को किडनैप करने का निर्देश दिया गया था। वे पहले ही 7 से 8 किडनैप किए गए बच्चों को डिलीवर कर चुके थे, जिनकी फिरौती 2 से 10 लाख रुपए प्रति बच्चा थी। अहम शर्त ये थी कि बच्चा छोटा होना चाहिए और प्यूबर्टी से पहले का होना चाहिए। इससे शिवानी को एक अहम सुराग मिलता है। वो देश भर में इस निश्चित उम्र समूह के किडनैप किए गए बच्चों का डेटा इकट्ठा करने का आदेश देती हैं, खास तौर पर उनका जो अभी प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यही उनका टारगेट डेमोग्राफिक लगता है। शिवानी उस लेडी कांस्टेबल से भी संपर्क करती हैं जिसने पार्किंग लॉट वाली घटना देखी थी। कांस्टेबल जो अपनी मां की मौत के बाद पुलिस फोर्स में शामिल हुई थी और आमतौर पर चाय पिलाने का काम करती है, अक्सर मजाक का विषय बनती है। मदद करने के लिए राजी हो जाती है। प्रभावशाली ढंग से वो हमले के सिर्फ 2 घंटे बाद ड्यूटी पर वापस आ जाती है, जो उस पोटेंशियल को दिखाता है जिसे शिवानी पहचान लेती है। इस बीच हम झिमली को अम्मा से मिलते हुए देखते हैं। अम्मा, जो झिमली को एक नकारात्मक और खतरनाक मौजूदगी के रूप में देखती है, उसे समुंदर देखने के बारे में बताती है और वादा करती है कि उसे बहुत दूर ले जाएगी जहां खूबसूरत लोग रहते हैं और अच्छा खाना और रहने की जगह मिलेगी। जैसे ही वो लोरी गाती है, एक डॉक्टर बच्चे के ब्लड सैंपल लेना शुरू कर देता है। साथ ही शिवानी उन सभी खबरियों को एक्टिवेट करती हैं जो पहले अम्मा के लिए काम करते थे। जबकि अम्मा का गैंग भूमिगत अंडरग्राउंड हो गया है, उसके 2 शूटर्स उनके रडार पर थे और शिवानी उनकी निगरानी का आदेश देती हैं। शिवानी और उनकी टीम इन शूटर्स का पीछा करते हुए एक ट्रस्ट तक पहुंचती है जहां वे खुलेआम हत्या की कोशिश करने वाले थे। शिवानी उनके कुछ करने से पहले ही दोनों को ढेर कर देती हैं।
उनका निशाना राम मनोजन था, जो एनजीओ का मालिक है, जिसने इंडिया में एनजीओ खोलने से पहले स्टॉक मार्केट में काफी कमाया था। उसका संगठन गरीब सड़क के बच्चों की मदद करता है, उन्हें खाना, आश्रय और शिक्षा प्रदान करता है। 3 पिछले जानलेवा हमलों और लगातार धमकियों के बावजूद वो बच गया है और दिल्ली पुलिस को कई गैंग्स पकड़ने में मदद की है। अम्मा का गैंग, जो सबसे बड़ा था, इस ताजा हमले के पीछे था। रामानुजन शिवानी से मिलता है, समय पर हस्तक्षेप करने और पुलिस की कार्यक्षमता पर अपने नए भरोसे के लिए आभार व्यक्त करता है। शिवानी उसके योगदान को स्वीकार करती हैं और अम्मा के गैंग को पकड़ने में उसकी मदद मांगती हैं, जिसके लिए वो राजी हो जाता है। साथ मिलकर रामानुजन और शिवानी अलग अलग जगहों पर रेड मारना शुरू करते हैं, जहां बच्चों को बेचा जा रहा था या ऑर्गन ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जा रहा था, और सफलतापूर्वक कई बच्चों को बचा लेते हैं। रामानुजन अलग अलग स्रोतों से शिवानी को अहम जानकारी प्रदान करता है। हालांकि शिवानी को ऑर्गन माफिया पर फोकस करने को लेकर दबाव का सामना करना पड़ता है, जो जांच में एक और उलझन जोड़ देता है। उन्होंने मुझे रूहानी को ढूंढने के लिए भेजा। हालांकि शिवानी बताती हैं कि उनके एक आदमी को जुए गैम्बलिंग की लत है, वो जुआ खेलने जरूर जाएगा और हमने सारे करेंसी नोट कोड्स शेयर कर दिए हैं। अगर वो कहीं भी दिखाई दिया तो हमारा खबरी हमें बता देगा सर, हम अभी भी ट्रैक पर हैं। बाद में हमें पता चलता है कि जब अम्मा के लोग नजर रख रहे थे, वे खास तौर पर उनके परिवारों की निगरानी कर रहे थे और शिवानी मैम उनका मुख्य निशाना थी। हम अम्मा को शिवानी मैम के घर में पाते हैं। जब उनका पति घर आता है तो वह अम्मा को बिस्तर पर सोता हुआ पाता है। उसके पति को बेहोश करने के बाद अम्मा घर में ही रुकती है और जब शिवानी मैम डोरबेल बजाती हैं तो अम्मा उन्हें चुपचाप अंदर आने को कहती हैं और उनका सामना करती हैं। यह दृश्य बेहद इंटेंस था। फिर अम्मा अपनी कहानी बताती है और खाकी वर्दी के साथ अपने पुराने संबंध का खुलासा करती है। जब वो 13 साल की थी, उसके पिता ने उसे और उसकी बहन दोनों को बेच दिया था। वे उसकी किडनी निकालने वाले थे, क्योंकि भिखारियों के लिए चाहे उनके पास 1 किडनी हो या 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस उन्हें भीख उतनी ही मिलती है। लेकिन उस वक्त पुलिस ने हस्तक्षेप किया और 5000 रुपए में उसकी किडनी बच गई। वो पहली बार पुलिस को देखकर खुश होने का जिक्र करती है और बताती है कि उसके मौजूदा ऑपरेशन से एक हिस्सा हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है। वो इशारे में पूछती है कि क्या उन्हें उनका हिस्सा कभी नहीं मिला, और कृपया अब मेरा पीछा मत करना। क्या तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो? अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के भी घर रेड मार सकती हो, तो याद रखना कोई तुम्हारे घर भी रेड मार सकता है। बस अपने पति का ख्याल रखना, क्योंकि वही तुम्हारे पास बचा है। और वो उसके पति का फोन उसे देती है। शिवानी कमरे में भागती है और अपने पति को बेहोश पाती है। अम्मा जाने से पहले उसे एक चेतावनी देती है। फिर हम देखते हैं कि शिवानी को हॉस्पिटल में एक टिप मिलती है कि एक होटल में गैम्बलिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां वही नोट्स यूज किए जा रहे हैं। अपनी टीम को इन्फॉर्म करने के बाद शिवानी हॉस्पिटल के पास वाले होटल पहुंचती है। वो पहले गैम्बलिंग रूम को छोड़कर बाकी जगह खाली करवाने का निर्देश देती हैं। रामानुजन और लेडी कांस्टेबल भी उनके साथ हैं। वे कहते हैं कि अगर वे अभी नहीं गए तो मौका गंवा देंगे। उन्हें ये भी टिप मिली थी कि सुहानी रूहानी रूम नंबर 303 में है, उन 2 किडनैपर्स के साथ जिन्हें गैम्बलिंग की लत थी। वो और पैसे मांगने के लिए कॉल करता है और जब वो कॉरिडोर में जाता है तो वो लेडी कांस्टेबल को पहचान लेता है, क्योंकि उसने उसके सिर पर मारा था। और फिर क्या हुआ? फायरिंग शुरू हो जाती है। शूटआउट के दौरान लेडी कांस्टेबल को गोली लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसी पल रामानुजन अपनी जान जोखिम में डालकर उस एरिया में घुसने में कामयाब हो जाता है और लेडी कांस्टेबल को बचा लेता है। इस बीच शिवानी मैम लड़ना जारी रखती हैं और रामानुजन बच्चे को ढूंढता है। जब उसे आखिरकार बच्चा मिलता है तो उसे भी गोली लगती है और वो घायल हो जाता है। बच्ची उसे अंकल बुलाती है, लेकिन रामानुजन एक चौंकाने वाले मोड़ में अपने हाथों से लड़की का गला घोंटकर उसे मार देता है। जैसे ही लड़की दम घुटने से मरती है, वो वही लोरी गा रही थी जो अम्मा गाया करती थी, जो इस बच्ची के जरिए रामानुजन और अम्मा के बीच किसी कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। एम्बेसडर की बच्ची को बचाया नहीं जा सका। शिवानी को इस घटना के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही वो अपने पति के साथ मौत के मुंह से बचने का अनुभव भी करती है। उसे बताया जाता है कि केस उससे वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि एनआईए टीम को झिमली के केस में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो एक साधारण बैकग्राउंड से आती है। जैसा कि सब जानते हैं, पुलिस और समाज सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस पर ध्यान देते हैं। एक दूसरे दृश्य में हम रामानुजन को अम्मा के ठिकाने पर जाते हुए और उसे गले लगाते हुए देखते हैं। पूरे गेम प्लान के पीछे का सच तब सामने आता है जब अम्मा को पता चला कि शिवानी रॉय केस लीड कर रही है। उसने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया, जिसने अपनी मां को बचाने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। वो अम्मा को 2 पुराने शूटर्स को एक्टिवेट करने और अपने ऊपर एक नकली जानलेवा हमला करवाने के लिए कहता है। जब ये शूटर्स उसे मारने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उन्हें ट्रैक करके खत्म कर देगी। इससे शिवानी मैम उस पर भरोसा करेंगी, जिससे वो केस का हिस्सा बना रहेगा। इस तरह वो उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। अम्मा उससे पूछती है कि वो इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। रामानुजन अम्मा से कहता है कि उसे बचाना उसका फर्ज है और वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलेगा। बाद में
हम अम्मा को शिवानी मैम को फिर से कॉल करते हुए देखते हैं और बच्चे को बचाने में नाकाम होने पर ताने मारते हुए देखते हैं। वो धमकी देती है कि और भी बच्चे हैं और खुलासा करती है कि वो इतने लंबे समय से ये ऑपरेशन चला रही है कि उसने गिनती खो दी है। वो हजारों बच्चों को गायब करने का दावा करती है और शिवानी को चुनौती देती है कि अगर वो कर सकती है तो उसे रोके। शिवानी कड़े इरादे के साथ जवाब देती है, ऐलान करती है कि न तो उनकी वर्दी, न आदेश, नियम या सिस्टम अब उन्हें रोक पाएगा। वो अम्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कसम खाती हैं और उसे अपनी उल्टी गिनती शुरू करने को कहती हैं। इन घटनाओं के बीच शिवानी को लेडी कांस्टेबल से एक नए केस के बारे में कॉल आता है। एक छोटी लड़की को सर्वाइकल कैंसर के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर को केस संदेहजनक लगता है क्योंकि जबकि असॉल्ट या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है, लड़की को सर्वाइकल कैंसर हो गया है, माइनस एक ऐसी स्थिति जो आमतौर पर इतनी छोटी उम्र में नहीं होती। कांस्टेबल को शक है कि बच्चे का इस्तेमाल वायरस म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया गया हो सकता है। ये जानकारी शिवानी को परेशान करती है और जब बच्ची के सामने अम्मा का नाम लिया जाता है तो उसका चौंका देने वाला रिएक्शन कंफर्म करता है कि वो अम्मा के बारे में जानती है। लाने वाले थे लेकिन वो किसी तरह जिंदा बच निकली। शिवानी का शक गहरा हो जाता है जब छोटी लड़की अपनी ड्राइंग बुक दिखाती है। उसमें उसने एक डॉक्टर की तस्वीरें बनाई थी और पूरी किताब में बार बार एक बिल्ली कैट का आइकन बनाया था। बच्ची ने साफ तौर पर कुछ बड़ा देखा था, कैट सिंबल, और कुछ रिपोर्ट्स की जांच करने पर शिवानी को रामानुजन के ट्रस्ट के लोगों से इसकी समानता दिखाई देती है। वही कैट आइकन रामानुजन के संगठन के ऑफिशियल लोगो के रूप में दिखाई देता है। ये खोज शिवानी के दिमाग में रामानुजन के बारे में शक के बीज बो देती है। वो उसके बैकग्राउंड की जांच शुरू करती हैं, उसके शैक्षिक इतिहास से शुरुआत करती हैं। बार बार आने वाला कैट सिंबल, बच्ची की ड्राइंग्स और ट्रस्ट से कनेक्शन रामानुजन की असली पहचान और इस खतरनाक ऑपरेशन में उसकी संभावित भागीदारी को लेकर खतरे की घंटी बजाते हैं। उसका कानूनी अभिभावक, लीगल गार्डियन कौन है? फिर उन्हें रामानुजन के लीगल गार्जियन के बारे में पता चलता है जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। उसे उठाने और 2 थप्पड़ लगाने के बाद रामानुजन की असली पहचान सामने आती है। जब रामानुजन बहुत छोटा था उसे भी अम्मा गैंग ने किडनैप किया था। मैंने सभी बच्चों से कहा कि उन्हें या तो अपनी आंखें देनी होंगी या अपना हाथ कटवाना होगा। मैडम, बिना आंखों के भी भीख मांगकर पैसा कमाया जा सकता है, बिना हाथों के भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उस बच्चे ने अपना हाथ देना चुना। उसने चाकू उठाया, मैंने उसका हाथ काट दिया। अम्मा उस बच्चे से मिलने गई और कहा कि अगर उसने अपनी आंख दी होती तो दर्द कम होता। बच्चे ने जवाब दिया कि बिना आंखों के वो यहाँ से भाग नहीं पाता, बिना एक हाथ के वो फिर भी भाग सकता था। पहले दिन अम्मा ने उसे भीख मांगने भेजा। वह बच्चा 7,000 रुपए वापस लाया। अम्मा हैरान थी और बोली कि भीख मांगने से इतना पैसा नहीं आ सकता। तब बच्चे ने अम्मा से कहा कि वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। फिर अम्मा उससे पूछती है कि वो क्या करेगा। वो कहता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। अम्मा पूछती है कि भागने के बाद वो कहाँ जाएगा। वो कहता है कि वो स्कूल जाएगा। ये सुनकर अम्मा कहती है कि वो उसे स्कूल में जरूर एडमिट करवाएगी। उसके बयान से अम्मा रामानुजन की पूरी कस्टडी ले सकती है और उसकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन उससे पहले उन्हें रामानुजन और अम्मा दोनों को एक साथ पकड़ना होगा। इसलिए शिवानी रामानुजन को फोन करके कहती हैं कि उन्हें कुछ बच्चे मिले हैं और उन्हें उसकी मदद चाहिए। वह उसे जल्दी लोकेशन पर पहुंचने को कहती हैं क्योंकि वे भी टीम के साथ आ रहे हैं। ये कहकर वो कॉल काट देती हैं। ये सुनने के बाद रामानुजन तुरंत निकलता है और अम्मा के घर पहुंचता है। उन्होंने अपनी टीम को पहले ही रामानुजन के पीछे लगा दिया था और वे रामानुजन और अम्मा दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। वे उनकी जमकर पिटाई करते हैं और उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में रामानुजन अपने कानूनी, वो आदमी जिसने सब कुछ उगल दिया था। कड़ी पूछताछ के बाद भी रामानुजन कुछ नहीं बताता। इस बीच खबर आती है कि उस आदमी ने अपनी नसें काट ली हैं। वो एकमात्र गवाह था जो इन दोनों के खिलाफ गवाही दे सकता था, लेकिन लेडी कांस्टेबल की लापरवाही के कारण आज उसकी भी मौत हो गई है, जिसके लिए वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही है। इस घटना की वजह से शिवानी को अपने बड़े अधिकारी से कड़ी फटकार मिलती है, जो उससे कहते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। हताशा में आकर उसने बिना किसी कारण के रामानुजम को गिरफ्तार कर लिया। रामानुजम का इस केस में कोई हाथ नहीं है। असल में उसने तो कई गैंग्स का सफाया करने में उनकी मदद की है। रामानुजम फिर पूरी तरह से अपनी बात पलट देता है और कहता है, सर, मैं और कितनी मदद करूं ताकि मैडम शिवानी को समझ आ सके कि मैं आपकी तरफ हूं। हाँ, मैं अम्मा से मिलने गया था। हाँ, उसने फिरौती के पैसे मांगते हुए मुझे फोन किया था। मैं समझौता करना चाहता हूं ताकि मुझ पर और गोलीबारी न हो। सर, मैं भी इंसान हूं। ये कहकर रामानुजम चला जाता है, लेकिन अम्मा हिरासत में ही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेडी कांस्टेबल रामानुजम को फोन करती है और कहती है कि प्लान पूरी तरह से तैयार है। वह आज रात अम्मा को भागने में मदद करेगी। ये खुलासा दर्शकों को चौंका देता है और मुझे भी और खबरों में आता है कि लेडी कांस्टेबल और अम्मा रात में जेल से फरार हो गए हैं।
रामानुजम का प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है और अम्मा उन लड़कियों और लेडी कांस्टेबल के साथ एक कार्गो जहाज पर भाग निकलती है। इन बच्चों को कोलंबो श्रीलंका में रखा गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अम्मा और वो लड़की रामानुजम से उसकी कंपनी जार्को में मिलते हैं, जहां वे मानव शरीरों पर परीक्षण करते हैं। रामानुजम पूरे खेल का खुलासा करता है, माइनस उसके पास कई लड़कियां थी जिन पर मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल्स किए गए थे, जो कानूनी रूप से नहीं किए जा सकते थे क्योंकि इसमें 20-25 साल लग जाते। लेकिन रामानुजम इसे यहाँ कर रहा है। यहाँ वे सर्वाइकल कैंसर के लिए परीक्षण कर रहे हैं। वो समझाता है कि जिन लड़कियों को अभी पीरियड्स मासिक धर्म नहीं आए हैं वे नेगेटिव हैं और जिन्हें आ चुके हैं वे पॉजिटिव हैं। वे उन पर परीक्षण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक मेडिकल इंडस्ट्री माफिया चला रहा है। लेकिन वे चुपके से छोटे बच्चों का अपहरण करके उन पर मानव परीक्षण कर रहे हैं, जहां वे सर्वाइकल कैंसर की भी जांच कर रहे थे। इसलिए जिन बच्चों को पॉजिटिव स्ट्रेन दिया जाता है वे 96 घंटों के भीतर कैंसर से मर जाते हैं और जो बच्चे बच जाते हैं उन्हें भी बाद में मार दिया जाता है। इस सब के बाद वे अलग अलग देशों में बेचने के लिए दवा का निर्माण करेंगे और जब महामारी फैलेगी जिसे वे खुद फैलाएंगे तो वे उसका इलाज भी बेचेंगे। ये मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। इसके साथ ही वे डायबिटीज, कोरोना वायरस और कई अन्य बीमारियों के वायरस बनाएंगे, उनका परीक्षण करेंगे और बाद में उनकी दवाइयां विकसित करेंगे। इसके लिए उन्होंने भारत के सबसे गरीब तबके के बच्चों को चुना है, जिनके लिए कोई भी केस दर्ज नहीं कराएगा। ये उनका पूरा गेम प्लान था। अम्मा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। जब वो कांस्टेबल के साथ कार में जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तब कांस्टेबल स्टीयरिंग संभालती है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। लेकिन शिवानी रॉय उस जगह पर पहले से ही मौजूद थीं और कांस्टेबल वास्तव में शिवाजी रॉय के लिए ही काम कर रही थी। उसने बस रामानुजम का भरोसा जीता था, ठीक वैसे ही जैसे रामानुजम ने उनका भरोसा जीता था जब उसे पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया था। उसने रामानुजम से कहा कि अगर उस आदमी ने अपनी नसें न काटी होती तो वो आज जिंदा न होता। मैं ड्यूटी पर थी, लेकिन शिवाजी मैम ने भी मेरे साथ गलत किया। मुझे बिना सुरक्षा के वहां ले गईं। अगर मुझे गोली लग जाती तो मुझे क्या मिलता? उस मेडल का कोई मतलब नहीं है। पैसे से आपको सब कुछ मिल सकता है और आपके पास इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप पर मेरा जो ये कर्ज था वो अब चुकता हो गया है। फिर रामानुजम को एक और प्रस्ताव दिया गया, माइनस अगर वो आज रात अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता है तो उसे ऐसी जिंदगी दी जाएगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वे रामानुजम का भरोसा जीतने में कामयाब रहे और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और अब उसकी माँ उनके पास थी। फिर लेडी कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली और रामानुजम के पास गई उसे सब कुछ बताने के लिए, माइनस की शिवानी मैम ने उसकी माँ का अपहरण कर लिया है। अब शिवानी मैम को उनसे समझौता करना था। शिवानी मैम ने एक सरल शर्त रखी, माइनस उन बच्चों के बदले में उसकी माँ। लेकिन उसकी माँ भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फैक्ट्री से कांच का एक टुकड़ा उठाया और एक आदमी के गले में घोंप दिया, लेकिन तभी शिवानी मैम ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि 1 घंटे बाद रामानुजम के सामने उन्हें इस घटना को अलग तरह से पेश करना था। अगर रामानुजम को पता चल जाता कि उसकी माँ मर चुकी है तो वो उन लड़कियों को कभी नहीं लौटाता। उन्होंने उसकी माँ के शव को पूरी तरह से तैयार कर दिया ताकि उसे पता न चले कि वो पहले ही मर चुकी हैं। उन्होंने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठा दिया। जब रामानुजम वहां पहुंचा तो उसने पूछा कि उसकी माँ को क्या हुआ है। शिवानी ने कहा कि उन्होंने उन्हें नींद की दवा दी है। उसने कहा कि वो जाने से पहले बच्चों की गिनती करेगा, लेकिन रामानुजम ने इशारा किया कि उनके पास एक अतिरिक्त व्यक्ति है और उसने सीधे कंटेनर खोल दिया, जिससे घायल लेडी कांस्टेबल बाहर गिर पड़ी। उसने समझाया कि उसकी माँ के प्यार ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जब उसने वो पट्टी हटाई तो उसे एहसास हुआ कि उन्हें उसकी माँ की लोकेशन कैसे पता चली और ये कि वो लेडी कांस्टेबल ही उनका एकमात्र मोहरा थी। रामानुजम ने ऐलान किया कि वो लड़कियों को तभी रिहा करेगा जब वे उसकी माँ को उसके पास भेज देंगे। आगे क्या हुआ? अम्मा को व्हीलचेयर पर आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी जगह से बच्चों की भी गिनती की जाती है। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि अम्मा के शरीर पर विस्फोटक बंधे हुए थे। जब रामानुजम अम्मा के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वो मर चुकी हैं, तो वो विस्फोटकों को ट्रिगर कर देता है। सभी अधिकारी पहले ही आशंका के चलते पीछे हट चुके थे। अम्मा का शरीर फट जाता है और इस प्रक्रिया में रामानुजम का आधा शरीर बुरी तरह जल जाता है। इसके बाद शिवानी मैम रामानुजम को एक कठोर सबक सिखाती हैं और उसे कड़ी सजा देती हैं। इसके साथ ही अम्मा का अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस बीच शिवानी मैम को एक एनआईए टीम सौंपी जाती है जो स्थायी रूप से उनके साथ काम करेगी और भविष्य में इसी तरह के मामलों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। फिल्म का समापन रामानुजम की एक आखिरी झलक के साथ होता है, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और अपने किए का परिणाम भुगत रहा है। और इस प्रकार मर्दानी 3 की व्याख्या समाप्त होती है।